अरे चंपा, सुनती हो? वो लड़के वाले आने वाले थे सपना को देखने के लिए। अभी तक आए नहीं क्या? मेरी चिंता ही बढ़ती जा रही है। मुश्किल से एक दोस्त से कह करके उन्हें यहाँ आने के लिए राजी किया था। अजी आप क्यों चिंता कर रहे हो? कोई काम हो गया होगा, थोड़ी देर हो रही हो आने में। और फिर रिश्ते की कमी है क्या हमारी बेटी के लिए? लगता है आज भी रिश्ते वाले नहीं आने वाले, क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि हमारी बहन कितनी काली गलूटी है। उसको कौन समझाए कि हमारी बहन कितना बेसब्री से इंतजार कर रही है। कल्पना, यह बात ठीक नहीं है। तुम मेरी बहन हो, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती। जो होगा वो मेरी किस्मत में होगा, पर अपनी जुबान से तुम अपने कर्मों को क्यों गंदा कर रही हो? अरे सपना, ये प्रवचन ना दिया करो। देखो, दुनिया में इज्जत पाना या मजे करना तो मेरे जैसे सुंदर होना चाहिए, नहीं कि तुम्हारे जैसा कुरूप। बहन, इंसान में इंसानियत के गुणों वाला होना चाहिए। समाज में किसी भी संबंध को निभाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए आंतरिक गुणों का होना जरूरी है, न कि शरीर की सुंदरता का। शरीर की सुंदरता अगर न संभाली जाए तो अहम का कारण बन अपने ही विनाश की ओर ले जाती है। अरे चल चल, आई कल लो कहीं की मुझे भाषण सुनाने। मैं तो जा रही हूँ दोस्तों के साथ मजे करने, तू ही रह यहाँ आंसू बहाने के लिए। इस प्रकार से कल्पना वहाँ से चली जाती है और सपना वहीं पर रह जाती है। सेठ पन्नीलाल भी बेटी की शादी न होने से काफ़ी परेशान रहता था। उसकी बेटी सपना जरा सांवले रंग की थी और रिश्ते में यह एक बड़ी अड़चन बन जाती थी। सपना से अब घर पर नहीं रुका जाता और वह दुखी हो जंगल की ओर चल पड़ती है। अरे कोई अरे कोई मुझे पानी पिलाए। मेरे मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। वहाँ जंगल में पड़ा एक नवयुवक तड़प रहा था और उसकी जान निकलने को थी। अरे ओहो, यह नवयुवक तो बड़ी नाजुक हालत में है। मैं तुरंत इसको पानी पिला देती हूँ। और वह जल्दी से कहीं पास से पानी ले आती है और उस लड़के को पिलाती है। कुछ देर बाद वह लड़का होश में आकर के बैठ जाता है। धन्यवाद, आपने मेरी ज़िंदगी को बचाया है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। आप सच में ही बड़े अच्छे इंसान हैं। आप बहुत ही दयावान हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर आराम करके जाना। हाँ, वो तो मैं ज़्यादा तेज़ धूप और ज़्यादा काम करने के कारण से चक्कर खा करके यहाँ गिर पड़ा था और आगे मैं ध्यान रखूँगा। लड़की भी अब वहाँ से चली जाती है। इतनी दयावान और संस्कारी लड़की थी ये। लड़का अब लकड़ी के सामान वजन को लेकर के घर पहुँच जाता है। आ गए बेटा तुम? चलो खाना खा लो, खाना अंदर रखा है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तुझे बेटा, पर मेहनत और जीवन की कठिनाइयाँ तुझे काफी मजबूत और गुणवान बनाएंगी। तुम्हारे पिताजी भी यही कहा करते थे, ऐसे व्यक्ति ही राजा बन लोगों के दिलों में राज करते हैं। लड़का और माँ खाना खाने के लिए झोपड़ी में अंदर चले जाते हैं। तभी जंगल में से जाते हुए दो सन्यासी, अरे भाई, काफ़ी समय हो गया चलते चलते, अब कुछ आराम कर लेते हैं। पेड़ों की छांव भी काफ़ी सुकून दे रही है। सही कहते हो संत भाई, वृंदावन से चले थे, 4 दिन हो गए इसी तरह से पैदल यात्रा करते करते। अब तो पोटली का भोजन भी ख़त्म हो गया है और भूख भी लग रही है। बताओ क्या किया जाए अब? सही कहते हो भाई, भूख तो बड़ी लगी है। कोई मिल जाए आसपास, ऐसा लगता नहीं है। शायद कोई बस्ती हो जहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। दोनों ही संत इस तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ चल रहे होते हैं कि उनको एक कुटिया नज़र आती है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। आओ इस कुटिया में चलते हैं, कोई तो यहाँ ज़रूर मिलेगा। वे कुटिया के सामने होते हैं कि दूसरी तरफ से माँ और बेटा कुछ फल लेकर के आ रहे होते हैं। आप लोगों को मेरा नमस्कार। कहिए संत महाराज जी, कैसे आना हुआ आपका? बस कुछ नहीं, बस यूं ही जंगल में से विचरण कर रहे थे, भूख लगी थी।
मन किया कि कहीं से भोजन का प्रबंध कर लिया जाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए फलाहार का प्रबंध कर देती हूँ। लीजिए आपके लिए फलाहार। फलाहार लेने के बाद उन सब में आपस में लंबी बात चल पड़ती है। आप लोग बस्ती से बाहर कैसे? महात्मन, यह एक लंबी कहानी है और बड़ा मुश्किल है इसे बयां करना। कृपया हमें बताएं, शायद कोई हम हल निकाल पाए। तो सुनो। राजमहल। अरे अरे सुनती हो राजकर्णी, मैं वन में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तुम जरा अपना ध्यान रखना। हमारे होने वाले राजकुमार को जन्म देने वाली हो तुम। जरा अपनी सेहत का ध्यान रखना। वो तो सही है, मैं सेहत का ध्यान तो रख ही रही हूँ, लेकिन आप हमारा तनिक भी ध्यान नहीं रखते हो। अच्छा तो बताओ वह कैसे? बस कुछ समय हमारे पास बिताइएगा, हमारा मन भी खुश रहेगा, हमारा बच्चा भी खुश रहेगा, इस पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अरे बस कुछ समय की ही बात है, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। चिंता ना किया करो। नहीं, आप हमारे पास ही रहिएगा, नहीं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, रहने दो। इन दिनों ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर कभी एक बार ठीक हो जाए, बस सब अच्छे दिन चलेंगे। क्या वहाँ जंगली जानवर है? नहीं, आज तक तो वहाँ पर कोई ऐसा देखा नहीं गया। तो चलिए, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। ठीक है रानी साहिबा, अगर आप जिद ही करती हैं तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और अंत में राजा रानी की बात मान वन में उसको साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। देखो कितनी ठंडी बयार बह रही है, नदी का किनारा कितना सुकून देने वाला है, पक्षियों की चहचहाट और यह हरियाली मन को मोह सी रही है। सही कहती हो रानी साहिबा। देखो, तुम्हारे संग ये सब चीज़ें मेरे मन को और भी उल्लास और उत्साह से भर रही हैं। हाँ, शेर की दहाड़। हाँ रानी, पहली बार सुना है ये सब। पहली बार सुन रहा हूँ मैं शेर की दहाड़। इस वन में पहले ऐसा नहीं था। और रानी, अब तुम ऐसा करो, तुम विपरीत दिशा में जाओ और मैं शेर की दिशा में जाता हूँ, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। रानी शेर को देख बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो देखती है कि शेर के मुंह में एक खून से भरा हुआ हाथ है। उसके बाद 2 बार रानी फिर बेहोश हो जाती है। अब उसे जब होश आता है तो वह अपने आप को एक तालाब किनारे एक ऋषि के सामने पाती है। अरे रानी साहिबा, आप हैं वे रानी? राजा विक्रम सिंह ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप यहाँ इतनी दूर 5वें प्रदेश में कैसे पहुँच गई? मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और मैं कई वर्षों तक उस संत के साथ परदेसों परदेसों घूम यहाँ ठिकाना पाया है। महारानी, राजा विक्रम जीवित हैं। कोई और शिकार उस दिन उस शेर का शिकार हो गया और राजा जी बच गए। आप हमारे साथ चलिए। नहीं, राजा खुद हमें लेने आए तो हम जाएंगे। काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद दोनों संत हार करके वहाँ से चले जाते हैं। ना जब भी कभी मायूस हो, बस उसे जंगल में जाना और वहाँ पर पेड़ों से बातें करना या वहाँ के दृश्यों को देखना ही सुकून देता। बस इस जंगल में ही मुझे सुकून मिलता है। कुछ दूरी पर उसे एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ पर जाकर के देखती है कि जिस लड़के को उसने बचाया होता है वही बांसुरी बजा रहा होता है। दोनों मिलते हैं और काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहता है और दोनों प्रेम पास में बंध जाते हैं। सपना अपनी हुई सारी बातें सेठ जी को बता देती है। सेठ जी उनकी शादी के लिए सहमत हो जाते हैं क्योंकि सपना की उम्र भी बढ़ रही थी और कोई अच्छा सा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। शादी वाले दिन सौभाग्य से राजा भी उसी दिन रानी और अपने बेटे को लेने के लिए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अति शुभ, बहुत अच्छा।
इतने समय के बाद हम अपने बेटे से मिले, और वह भी शादी के मंडप में। सभी लोग हैरान होते हैं कि सपना की शादी एक राजा के लड़के के साथ हो रही है। कल्पना से तो ये सहन ही नहीं होता और वह वहाँ से चली जाती है। हिंदी कहानियाँ।